Welcome students once again in physics class. Today our topic is repulsion is the shear test of electrification. As in the previous activities we concluded that if the charged body bring close to the uncharged body or charged body, then it will attract द अदर बॉडी. अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी है उसको आप अनचार्ज बॉडी के और पास लेके आते हो तब भी वो अट्रैक्ट करेगी उसको. अगर वो दूसरी बॉडी चार्ज है लेकिन उस पर ऑपोजिट चार्ज है तब भी वो अट्रैक्ट करेगी. अगर आप के पास चार्ज बॉडी है और दूसरी बॉडी पर भी चार्ज हो देन और सेम चार्ज हो तो देयर विल श्योरली रिपेल ईच अदर. तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो अट्रैक्शन है वो चार्ज बॉडी के साथ भी हो सकती है और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकती है. तो ये तो श्योर टेस्ट नहीं होगी जो अदर ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या नहीं है. बट अगर रिपल्शन हो रही है तो इससे श्योर हो जाएगा कि दूसरी ऑब्जेक्ट चार्ज है एंड उस पर सेम चार्ज भी है. सो बिकॉज एज वी नो दैट कि सेम चार्ज बॉडी विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर. और अट्रैक्शन में तो अनचार्ज बॉडी भी इंक्लूड हो जाती है. So that is why repulsion is the shear test of electrification. Now next is the conservation of electric charge. So this is the principle of conservation of electric charge. Mean to say charge neither be created nor be destroyed and so the sum of total charges always remains conserved. तो चार्ज को पैदा नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता. तो it is according to the principle of conservation of electric चार्ज. तो इसका मतलब ये भी हुआ कि बिफोर चार्जिंग जो भी दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज था सम देखना है कि टोटल चार्ज कितना था. आफ्टर चार्जिंग बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो सेम ही रहेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा है कि ग्लास रॉड को जब हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ का बिफोर रबिंग दोनों अनचार्ज हैं तो टोटल चार्ज दोनों का इक्वल टू होगा ज़ीरो के साथ. अब आफ्टर रबिंग क्या होता है कि ग्लास रॉड बिकम द पॉजिटिव चार्ज but silk cloth becomes the negatively charged body as we did in the previous activities. तो होता क्या कि जितना चार्ज पॉजिटिव आएगा ग्लास रॉड पे उसके इक्वल अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज भी होगा सिल्क क्लॉथ पे. अब जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे देन अगेन आंसर विल बी इक्वल टू ज़ीरो. अगर हम ये मान के चलते कि इस पर पॉजिटिव 10 कूलम चार्ज है, कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, और सिमिलरली सिल्क क्लॉथ पे भी इतना ही चार्ज आएगा लेकिन नेगेटिव है -10 कूलम. जैसे ही आप इनको ऐड करोगे 10 - 10 इट बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो हैंस व्हेन टू बॉडीज आर चार्ज्ड बाय रबिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डिवेल्प ऑन दैम. इसको हम प्रूव कर सकते हैं एक एक्टिविटी के साथ. यू हैव द टू सिंपल स्केल्स, लेट अज्यूम वन इज़ ए एंड सेकेंड इज़ बी. जो एक स्केल है उसको उसके एक एंड को हम फ्लैनल लाइनिंग के साथ कवर करेंगे. देन आफ्टर दैट सेकंड स्केल के साथ उसको रब करेंगे इस फ्लैनल लाइनिंग को. आफ्टर दैट हमने स्केल बी को इसके साथ हैंग करेंगे. जैसे हमने इसको रब किया था इसके साथ फ्रिक्शन की थी तो दोनों बॉडी चार्ज हो चुकी थी. जैसे ही आप फ्लैनल वाले एंड को स्केल ए के बी स्केल के पास लेकर देन व्हाट विल बी हैपन दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू ईच अदर. तो इससे प्रूव हो जाएगा कि दे हैव ऑपोजिट चार्ज, कि दोनों पर ऑपोजिट चार्ज था. तो फ्लैनल पे आ गया नेगेटिव और स्केल पे था हमारे पास पॉजिटिव चार्ज. एंड एज वी नो दैट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. द नेक्स्ट इज दैट कि एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग ऑन रबिंग. की रबिंग करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट कहता चार्ज. तो होता क्या है कि एक बॉडी जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं देन आफ्टर रबिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो जिसके कारण जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है जिस पे जो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी. और जिसने लॉस कर दिए इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसमें डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की तो नेचुरली उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि जितना पॉजिटिव चार्ज आता है बॉडी पे उसके इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी आएगा. तो डिपेंड इस पर ही करता है कि जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आएगा जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया. और जिस बॉडी ने लूज़ किया है तो उतने भी उसने इलेक्ट्रॉन ही लूज़ किए हैं तो उसके इक्वल अमाउंट में उस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. एक्चुअली बेसिकली होता क्या है एज वी नो दैट ऑल द बॉडीज मेड फ्रॉम द एटम्स. और एटम्स के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसके इक्वल अमाउंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बिफोर रबिंग क्या होता है, दोनों पे क्वांटिटी इक्वल होती है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों की अमाउंट इक्वल होती है और वैल्यू ऑफ चार्ज भी दोनों पे सेम होती है। अब जैसे आपने मान लीजिए कि एक बॉडी ए है और दूसरी बी, इन दोनों को हमने रब किया तो बॉडी ए से बी की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। तो बॉडी बी ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए। बिफोर रबिंग दोनों पे चार्ज 0 था, लेकिन इस पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसने गेन कर लिए। देन इट बिकम द नेगेटिव चार्ज, और इस पर चार्ज आएगा -4, क्योंकि इसने लूज़ कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए। लेकिन प्रोटॉन क्योंकि इक्वल थे पहले, तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए 4, तो 4 प्रोटॉन यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 10 प्रोटॉन थे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन थे, तो दोनों ने बैलेंस किया हुआ था। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गए तो हमारे पास रह गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन ने तो बैलेंस कर दिया, लेकिन 4 और प्रोटॉन बच गए, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज़ वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन 4 एक्स्ट्रा हो गए, तो वो नेगेटिव चार्ज में आएंगे। सो दैट इज़ वाई कि आफ्टर द रबिंग देर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अ बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन्स becomes a negative charge, and equally amount of positive charge will be developed on the body which loses the electrons. So this is the process by which bodies get charged after rubbing. Now there is something more. Coulomb gives the law for electrostatic force between the two charges. So we have the two type of charge, one positive and negative. So whether is the 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, और 1 पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, तो रिपल्शन और अट्रैक्शन तो दोनों में होगी। अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्शन होगी, नेगेटिव चार्ज है अनलाइक चार्ज है तो उनमें क्या है, अट्रैक्शन होगी। तो वो जो भी फोर्स उनमें प्रोड्यूस होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो अकॉर्डिंग टू कूलम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 चार्ज, अगर जो पॉजिटिव हैं तो अट्रैक्शन रिपल्शन होगी, अगर तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रिपल्शन होगी। वट एवर आपके पास 2 टाइप ऑफ चार्ज है, तो फोर्स डिपेंड करती है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस। मान लीजिए पहले पे ऊपर चार्ज, बॉडी पे चार्ज Q1, दूसरे पे Q2 है, दोनों की प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना भी डिस्टेंस को उसका स्क्वायर कर दो तो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो आप कंबाइन करो तो आपके पास बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो कूलम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो कूलम साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि कितनी फोर्स के साथ वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड कितने चार्जेस का और कितने डिस्टेंस पे उसको प्लेस किया गया है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो नेक्स्ट वी हैव द मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। अब किसी कंडक्टर को चार्ज करना हो तो पहले तो हमने प्रीवियस केसेस में पढ़ा कि आपके पास अगर इंसुलेटर है ना, वो भी चार्ज हो सकती है आफ्टर बाय रबिंग। अब आपके पास कंडक्टिंग बॉडी को उसको भी चार्ज करना हो तो वी हैव द 2 मेथड्स, वन इज कंडक्शन एंड सेकेंड इज इंडक्शन। नाउ लुक एट दैट। We have considered electrification of an object by rubbing it with another different objects. However, this method works only for the electrical insulators. तो ये मेथड सिर्फ वर्क करेगा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के लिए। ग्लास रॉड, सिल्क आपने देखा कि चार्ज होगी आफ्टर रबिंग, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इंसुलेटर। सिमिलरली एबोनाइट एंड फ्लैनल और वूल सारे इंसुलेटर थे। इफ ए कंडक्टर कैन नॉट बी चार्ज बाय दिस प्रोसेस, जो कंडक्टर है उसको हम बाय रबिंग के प्रोसेस के साथ कंडक्टर चार्ज नहीं कर सकते। तो कंडक्टर बॉडी हो आपके पास, कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करने के लिए 2 मेथड्स हैं हमारे पास, कंडक्शन एंड इंडक्शन। सो व्हाट इज गोइंग ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें क्या होगा कि एक आपके पास चार्ज बॉडी होगी और दूसरा कंडक्टर होगा जो अनचार्ज होगा। जैसे हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो अनचार्ज कंडक्टर बिकम द चार्ज
conductor. तो in this case the charged body shares its charge with the uncharged conductor. तो charged body ने अपना चार्ज शेयर करा अनचार्ज कंडक्टर के साथ. सो जो चार्जिंग बाय कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन अनचार्ज बॉडी इज ए कंडक्टर. तो जो तभी पॉसिबल होगा अगर अनचार्ज बॉडी हमारे पास कंडक्टर है. तो ये लुक एट दैट दिस एग्जांपल. आपके पास एक इंसुलेटर स्टैंड है, कोई अनचार्ज कंडक्टर है बॉडी ए. तो आपके पास एक ग्लास रॉड है. ग्लास रॉड को हम चार्ज कर सकते हैं विद आफ्टर रबिंग विद द सिल्क क्लॉथ. तो ये चार्ज होगी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है. जैसे आपने इसको कॉन्टैक्ट में लाया तो ये कंडक्टर है, तो यहाँ से कुछ चार्ज इधर फ्लो कर जाएगा बॉडी ए की तरफ. तो इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. सो कंडक्टर जो पहले अनचार्ज था, आफ्टर कॉन्टैक्टिंग विद द चार्ज बॉडी इट बिकम्स आल्सो चार्ज. अब अगर हम नेगेटिव चार्ज चाहते हो तो हमारे पास नेगेटिव एबोनाइट रॉड होती है. आफ्टर रबिंग विद द फ्लैनल और सिल्क क्लॉथ वूल इट गेट द नेगेटिव चार्ज. जैसे हम इसको कांटेक्ट में करेंगे, इसके साथ इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट बना तो चार्ज फ्लो करा एबोनाइट रॉड से कंडक्टर अनचार्ज कंडक्टर ए की तरफ. देन इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज. सो बाय दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन. सो by this method we can charge the uncharged conductor with the help of a charged body.